हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है। ये स्टोरी तब की है जब मैं ईटर में पढ़ता था। मेरी उम्र करीब 21 साल की थी। उसी साल 8 मार्च को मेरे मामा की शादी थी, तो मैं और मेरा पूरा परिवार मामा के घर गया हुआ था। बुआ का घर मेहमानों से भरा था। उसी में मेरी वो भाभी भी आई थी। वो मेरे मम्मी के किसी दूर के भतीजे की पत्नी थी। वो दिखने में काफी खूबसूरत थी। उनका रंग बहुत गोरी था। उनकी उम्र ज्यादा नहीं था, ऐसा लग रहा था कि 29 या 30 साल की होगी। उनका नाम शिवानी था। वो मेरी माँ से बात कर रही थी। मैं अपने माँ के पास ही खड़ा था और उन्हें देखकर हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। फिर बात करते करते उनका ध्यान मेरे ऊपर गया और मुझे मुस्कुराते देख वो भी मुस्कुरा दी। फिर उन्होंने मम्मी से पूछा कि ये कौन है, तो मम्मी ने मेरे बारे में भाभी को बताया। फिर भाभी को जब पता चला कि मैं उनका देवर हूँ, तो वो माँ के सामने ही मुझसे मजाक करने लगी। माँ पास खड़ी थी तो मैं कुछ नहीं कह सका, बस हल्का शर्माकर सिर झुका लिया। तभी मम्मी को उनके नंद ने आवाज लगाया और अपने पास बुलाया। मम्मी बोली कि तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आती हूँ। और मम्मी वहां से चली गई। अब हम दोनों वहां खड़े थे। मैं शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। लेकिन तभी भाभी ने पूछा, तब प्रशांत किस क्लास में हो? मैं नजरें झुकाकर बोला कि भाभी मैं इंटर में हूँ। इस साल मेरा इंटर का एग्जाम होने वाला है। अब भाभी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, तो अब हमारे देवर बड़े हो गए हैं, 11वीं में पढ़ते हैं। मैं हिचकिचाकर बस हल्का सा मुस्कराया। वो मेरी तरफ देखती रहीं, जैसे कुछ कहना चाह रही हों। लेकिन फिर उन्होंने माहौल को हल्का करने के लिए खुद ही बात शुरू कर दी। और बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है? मैंने कहा, ठीक ही चल रही है भाभी, बस थोड़ा टेंशन रहता है। पेपर नजदीक है। भाभी ने आंखें थोड़ा चौड़ी करके मजाकिया लहजे में कहा, टेंशन? अरे तुम तो इतने स्मार्ट दिखते हो, तुम्हें क्या टेंशन? मैं फिर थोड़ा शर्मा गया, लेकिन भाभी के अंदाज में एक अपनापन था जिसमें झिझक धीरे धीरे कम हो रही थी। फिर उन्होंने मेरी बाह को हल्के से थपथपाते हुए कहा, वैसे देवर जी, कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है या नहीं? मैं तो थोड़ा घबरा ही गया, आंखें बड़ी कर दी और कहा, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जोर से हंस पड़ी। अरे वाह, कितना साफ झूठ बोलता है, इतनी प्यारी मुस्कान और कोई लड़की नहीं? मम्मी जी को बताओ क्या? मैंने हड़बड़ाकर कहा, अरे नहीं भाभी, प्लीज मत बताना। फिर हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। इसी बीच भाभी ने मेरी तरफ झुककर फुसफुसाया, वैसे तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी है। तुम्हें पता है? मेरी सांस जैसे रुक गई। भाभी की आवाज में कोई हल्की सी गंभीरता थी। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी नजरों में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो मुझे बेचैन कर रहा था, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। फिर भाभी ने धीरे से कहा, चलो, अब मैं चलती हूँ, बहुत सारा काम है, लेकिन तुमसे फिर बात करूंगी। उन्होंने मुझे एक हल्की सी मुस्कान दी और मुड़कर चली गई। मैं वहीं खड़ा रहा, दिल की धड़कनों को संभालता हुआ। कुछ था जो पहली बार महसूस हो रहा था। उसके बाद से जब भी भाभी मुझसे मिलती, तो हमारे बीच छोटी छोटी बातें और हल्का मजाक हो जाता था। उस दिन शाम को मैं अकेले ही आंगन के कोने में एक चारपाई पर बैठा था। शाम का वक्त था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और शादी का माहौल अपने चरम पर था। तभी भाभी कहीं से आई और मेरे पास चारपाई पर बैठ गई। फिर कुछ देर बाद भाभी अपने पल्लू को संभालते हुए बोली, अब तुम्हारे पेपर को कितने दिन रह गए हैं? मैंने जवाब दिया, भाभी, बस अब तो 2 महीना ही बचा है। यहाँ से जाऊंगा और फिर से पढ़ाई की टेंशन शुरू। भाभी मुस्कुराकर बोली कि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी शादी में एंजॉय कर, फिर जब यहाँ से जाना तो पूरी ताकत से तैयारी कर लेना, सब कुछ अच्छा होगा। उसके बाद हमारी इधर उधर की बातें शुरू हो गई। फिर बातों ही बातों में मैं भाभी से भैया के बारे में पूछ लिया, क्योंकि मेरा भैया से कोई जान पहचान नहीं था। फिर भाभी ने बताया कि तुम्हारे भैया शादी में नहीं आए हैं, वे मुंबई में काम करते हैं और उन्हें छुट्टी नहीं मिली है। फिर मैं हंसते हुए कहा, अरे भाभी, जब भैया मुंबई में रहते हैं तो आपको तो बहुत घुमाया होगा न वहाँ? बीच, समंदर, पार्टी, सब। बस
मैंने तो मजाक में कहा था, लेकिन भाभी का चेहरा सुनते ही जैसे एकदम सन्न हो गया। उनकी आंखें थोड़ी बुझ सी गईं। होठों पर जो मुस्कान थी वो जैसे जम गई और एक अजीब सी खामोशी फैल गई हमारे बीच। मैं चौंक गया, समझ ही नहीं पाया कि मैंने ऐसा क्या कह दिया। वो चुपचाप मुझे देखती रहीं, फिर जैसे खुद को जबरदस्ती खींचते हुए बनावटी मुस्कान ओढ़ ली और बोली, हाँ, तुम्हारे भैया ने बहुत सैर कराई है मुंबई की, बहुत। उसके बाद उन्होंने जल्दी से इधर उधर देखा और बोली, अभी आती हूँ, कुछ काम रह गया था। और वो उठकर चली गई, लेकिन उनका चेहरा जाते जाते बहुत कुछ कह गया। मैं बस उन्हें जाता देखता रहा। मेरे अंदर कुछ अजीब सा चलने लगा था। भाभी की उदासी मुझे अंदर से खल गई। क्या भैया और भाभी के बीच सब ठीक नहीं है? क्या भैया ने उन्हें वो प्यार नहीं दिया जो वो डिजर्व करती हैं? और अगर नहीं, तो क्यों? इतनी प्यारी, समझदार, नरम दिल और हंसती खिलखिलाती सी भाभी, वो इस तरह अचानक टूट क्यों गई? मैं वहीं बैठा रहा और बहुत देर तक सोचता रहा। फिर खुद से कहा, प्रशांत, तू यहाँ शादी में आया है। थोड़ा हंसी मजाक हो गया तो क्या हुआ? भाभी अपनी दुनिया की है, तू अपनी दुनिया का है। शादी बीतेगी, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, तुझे इससे क्या? मैं ये सब सोचकर मन को झूठी तसल्ली दिया, लेकिन कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में भाभी की वो बुझी हुई आंखें रह गईं, उनकी बनावटी मुस्कान, उनकी चुप्पी और उनका यूं अचानक उठकर चले जाना। फिर रात का टाइम आ गया। हम सब ने खाना खाया और छत पर सोने चले गए। हम सब खा पीकर सो गए। मेरे बगल में मेरे कई रिश्तेदार लेटे थे। फिर रात को करीब 12 बजे किसी के आने का आभास हुआ, चूड़ी की आवाज से। तो मैंने देखा तो अंधेरे में मुझे कोई औरत आती दिखी। मैंने गौर नहीं किया और चादर ओढ़ के लेट गया। फिर थोड़ी देर बाद मुझे क्या एहसास हुआ कि कोई मुझे जगा रहा है। मैंने देखा तो वो वही भाभी थी। फिर मैं उठा और धीरे से पूछा कि क्या हुआ भाभी? तो उन्होंने अपना मोबाइल दिखाते हुए कहने लगी, इसमें फोन नहीं लग रहा है, जरा देखो इसमें क्या बात है। मैंने देखा तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। उनका मोबाइल फ्लाइट मोड पर था, तो मैंने नॉर्मल मोड करके ऑन कर दिया। फिर उसके बाद फोन लगने लगा। फिर मैंने फोन भाभी को दे दिया। तो भाभी ने कहा, क्या हुआ था? मैंने बोला, कुछ नहीं, आपने गलती से फ्लाइट मोड ऑन कर दिया था। फिर वो कुछ सेकंड मेरी आंखों में देखती रहीं। शायद कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, या शायद खुद से कुछ छुपा रही थी। फिर हल्के से मुस्कुराई और बोली, थैंक यू। मैंने सिर हिलाया और दोबारा चादर ओढ़ने ही वाला था कि उन्होंने अचानक धीरे कहा, प्रशांत, मुझे बाथरूम जाना है, लेकिन नीचे बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं एक पल को चौंक गया, लेकिन फिर तुरंत खुद को संभालते हुए बोला, हाँ भाभी, चलिए, कोई बात नहीं। मैंने चप्पल पहनी और भाभी के साथ सीढ़ियां उतरने लगा। अंधेरा गहरा था, नीचे का आंगन शांत था। भाभी मेरे बिल्कुल पास चल रही थी। फिर हम बाथरूम के पास पहुंचे। मैं वही दरवाजे से थोड़ा दूर खड़ा हो गया और बोला, भाभी, आप अंदर जाइए, मैं यहीं खड़ा हूँ। भाभी ने एक बार मेरी तरफ देखा, उन्होंने सिर हिलाया और दरवाजा खोलकर अंदर चली गईं। अब मैं बाहर अकेला खड़ा था, लेकिन मेरे मन में भाभी की वो बुझी हुई आंखें फिर से घूम गईं। मुंबई वाली बात पर जो खामोशी उनके चेहरे पर उतर आई थी, वही खामोशी इस वक्त मेरे आसपास थी। फिर कुछ ही देर में भाभी बाहर आई, पल्लू को थोड़ा संभालती हुई। उन्होंने एक बार मेरी तरफ देखा और बोली, थैंक यू प्रशांत। सच में अकेले जाने का मन नहीं था। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं भाभी, आप डरिए मत, मैं हूं ना। वो कुछ नहीं बोली, बस मेरे साथ साथ वापस चलने लगी। फिर जब हम छत पर पहुंचे तो चारों ओर हल्की नींद की सरगोशियां थी। कहीं कोई करवट बदल रहा था, कहीं कोई खर्राटे ले रहा था। मैं धीमे कदमों से अपने बिस्तर की ओर बढ़ा। भाभी भी अपने कोने वाले बिस्तर की ओर मुड़ी, लेकिन जैसे ही मैं अपने बिस्तर के पास गया तो देखा, वहां कोई और लेटा था,
शायद नींद में सरकते सरकते मेरी जगह पर आ गया था। मैं थोड़ा झुका, उसे उठाने ही वाला था कि तभी पीछे से भाभी की धीमी आवाज आई, प्रशांत, रुक जाओ, उसे मत उठाओ। मैंने पलटकर देखा, भाभी कुछ कदम दूर खड़ी थी। तुम मेरे साथ चलो, उन्होंने धीरे से कहा। मेरे बिस्तर पर काफी जगह है, मैं अकेली ही सो रही हूँ, तुम एक साइड हो जाना। मैं एक पल को ठिठका, दिल की धड़कन जैसे थोड़ी तेज हो गई। फिर मैंने सिर हिलाया और उनके पीछे पीछे चल पड़ा। छत का वो कोना बाकी जगहों से अलग था। वहां थोड़ी सी हवा ज्यादा थी और बाकी लोगों से थोड़ा दूर होने के कारण एक अलग ही सन्नाटा था। भाभी ने अपना बिस्तर कोने में लगाया था, चादर एकदम करीने से बिछी हुई, सिरहाने पर एक हल्का तकिया और एक छोटा सा रजाई किनारे रखा हुआ। फिर वहां पहुंच भाभी चुपचाप एक ओर खिसक गई और मैंने उनकी दूसरी ओर बहुत ध्यान से किनारे पर जाकर लेटने की जगह बना ली। हम दोनों कुछ देर चुप रहे। मैं चुपचाप आसमान की ओर देख रहा था। दिल में कई सवाल थे, लेकिन जुबान पर कोई शब्द नहीं। तभी भाभी की धीमी, लगभग फुसफुसाती आवाज आई, प्रशांत, आज अच्छा लगा है कि तुम साथ हो। मैंने उनकी तरफ नहीं देखा, बस धीरे से कहा, मुझे भी, भाभी। फिर कुछ देर दोनों चुप रहे। छत की उस ठंडी रात में हम दोनों एक ही बिस्तर पर थे। मैंने आंखें बंद कर ली थीं, पर नींद मुझसे कोसों दूर थी, क्योंकि मेरे मन में शाम को हुई वो बातें घूम रही थी। आखिर भाभी मुंबई वाली बात पर यूं अचानक शांत क्यों हो गई थी? उनका चेहरा उस पल जैसे बुझ गया था और फिर वो चुपचाप वहां से चली भी गई थी। मेरा दिल कर रहा था पूछ लूं उनसे, लेकिन एक अजीब सा डर था, कहीं कुछ ऐसा न कह बैठूं जो उन्हें और तोड़ दे। लेकिन मन की बेचैनी, सवालों का शोर अब सहा नहीं जा रहा था। मैंने खुद को कुछ सेकंड समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर हल्के स्वर में धीरे से पूछा, भाभी, आप जागी हैं? वो थोड़ी देर चुप रहीं, फिर उसी धीमी आवाज में बोली, हाँ प्रशांत, बोलो, क्या हुआ? मैं थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर धीरे धीरे कहने लगा, भाभी अगर आप बुरा न मानो तो क्या आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? भाभी थोड़ी देर चुप रही, शायद उन्हें भी समझ आ रहा था कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। फिर भी उन्होंने कहा कि हाँ बोलो, प्रशांत, क्या पूछना चाहते हो? फिर मैं धीमी आवाज में बोला, आज शाम जब मैंने आपसे मुंबई घूमने की बात की थी, तब आप अचानक शांत हो गई थी, फिर ऐसे चली भी गई। मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत कह दिया था। भाभी कुछ नहीं बोली। मैंने थोड़ा रुककर गहरी सांस लेते हुए पूछा, भाभी, क्या आपको और भैया के बीच सब कुछ ठीक है? अब भाभी ने करवट बदली और बोली, हाँ, सब कुछ ठीक है प्रशांत, तुम इन बातों पर ज्यादा मत सोचो। उनकी आवाज में सच्चाई नहीं थी। ऐसा लगा जैसे वो जबरन कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। मुझे उनका जवाब सुनकर एक अजीब सी बेचैनी हुई। मन किया फिर से पूछूं, लेकिन फिर खुद को रोका। शायद वो बताना नहीं चाहती। शायद कुछ ऐसे राज है जो उनके भीतर ही रह गए हैं। फिर मैंने करवट ली और उनकी तरफ पीठ करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरी आंखें बंद होते हुए भी जैसे जाग रही थी। मन अब भी वहीं अटका था। उनकी आवाज, उनकी नजरें और वो सब ठीक है वाला झूठा यकीन। तभी कुछ देर बाद एकाएक धीमी, टूटी हुई सी सिसकी मेरे कानों तक पहुंची। मैं एकदम चौकन्ना हो गया। धीरे से करवट ली और देखा, भाभी आसमान की ओर देख रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। उनका चेहरा चांद की हल्की रोशनी में भीग रहा था और वो किसी पुराने, बहुत गहरे ख्याल में खोई हुई लग रही थी। मेरे दिल में जैसे कुछ चटक गया। मैंने हल्के स्वर में कहा, भाभी, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? वो मेरी तरफ पलटीं, लेकिन तुरंत अपने आंचल से आंसू पोंछने लगीं। एक झेम सी उनके चेहरे पर थी, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई। कुछ नहीं प्रशांत, बस ऐसे ही। नींद नहीं आ रही थी। हवा ठंडी है न,
आंखें भी भर आई। लेकिन मुझे समझ आ गया था कि जरूर कुछ न कुछ भाभी के साथ ऐसा हुआ है जो वो मुझे बता नहीं रही है। फिर मैं बोला कि भाभी, अब नहीं, अब आप नहीं छुपा सकती, आपको मेरी कसम, जो भी बात है सच सच बताइए। भाभी कुछ पल तक मेरी तरफ देखती रहीं। उनके चेहरे पर हैरानी नहीं थी, बस थकावट थी, जैसे उन्होंने हार मान ली हो। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर अपनी नजरें दूर आसमान की तरफ टिकाते हुए बोली, प्रशांत, तुम्हारे भैया मुंबई में रहते तो है, लेकिन जैसा सबको पता है कि वो किसी कंपनी या ऑफिस में काम करते हैं, ये बात झूठ है। मैं चौंक गया। तो फिर भाभी, भैया वहाँ क्या करते हैं? वो वहाँ गाइड का काम करते हैं। विदेश से आए लड़के लड़कियों और कपल्स को मुंबई की सैर कराते हैं, बीच पर ले जाते हैं, होटल दिलवाते हैं, पार्टीज कराते हैं, कभी कभी उनके साथ ही घुल मिल जाते हैं। तुम समझ रहे हो ना प्रशांत, मैं क्या कह रही हूँ? मैंने धीरे से उनका हाथ थामा। भाभी, इसमें क्या गलत है? ये भी तो एक काम ही है ना, लोगों को घूमने फिरने में मदद करना, गाइड बनना, क्या बुरा है इसमें? भाभी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें भीगने लगी थी, लेकिन इस बार वो आंसू पोंछने की कोशिश नहीं कर रही थी। प्रशांत, मुझे भी पता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन बात काम की नहीं है। इतना कहकर भाभी रुक गई। फिर मैं बोला कि भाभी आप रुक क्यों गई, मुझे सब सच बताइए। फिर भाभी गहरी सांस लेते हुए बोली, प्रशांत, जब तुमने कहा था कि तुम्हारे भैया ने मुझे मुंबई के बीच घुमाया होगा, उस वक्त मैं इसलिए चुप हो गई थी, क्योंकि हाँ, मैं उनके साथ मुंबई गई थी। हमारी नई नई शादी हुई थी और वो मुझे मुंबई ले गए थे। वहाँ सब कुछ बहुत खूबसूरत था। तुम्हारे भैया ने मुझे मुंबई के समंदर दिखाए, बीच पर ले गए, हमने खूब मस्ती की, फोटोज खिंचवाईं, रेत पर देर तक चले। जैसे हर नई दुल्हन सपने देखती है, वैसे ही मैंने भी देखे थे। उनकी आंखें उस वक्त मुस्कराईं, लेकिन पल भर में फिर बुझ गईं। फिर उसी रात हम एक होटल में रुके। बीच के पास ही एक छोटा सा सुंदर कमरा था। मैं बहुत थकी हुई थी, इसलिए जल्दी सो गई। लेकिन रात को मेरी आंख अचानक खुल गई और मैंने देखा कि वो बिस्तर पर नहीं हैं। मुझे लगा जैसे कि वो बाथरूम गए होंगे, लेकिन जब कुछ देर तक वो नहीं आए तो मैंने उन्हें कमरे के बाथरूम में ढूंढा, लेकिन वो वहां नहीं थे। फिर मैं उन्हें ढूंढते हुए बाहर निकल गई, लॉबी में देखा, फिर रिसेप्शन से होते हुए बाहर बीच की तरफ गई। और जब मैं बीच पर पहुंची, मैंने देखा तुम्हारे भाभी एक फिरंगी लड़की के साथ रेत पर बैठे थे। नहीं प्रशांत, बैठे नहीं थे, उनकी आवाज टूटने लगी थी। वो उसके बहुत पास थे, जैसे मैं उनके लिए थी ही नहीं, जैसे मैं बस एक पड़ाव थी। और अब कोई नया चेहरा, नई खुशबू उनके साथ थी। मेरा दिल बैठ गया था। मैं वहीं चुपचाप खड़ी रही कुछ पल, फिर लौट आई। कमरे में आकर खुद को बंद कर लिया। उस रात मुझे एक पल भी नींद नहीं आई। मेरी शादी, मेरा सपना, सब जैसे उसी रेत में बह गया था। फिर जब सुबह होने वाली थी, तभी दरवाजा खुलने की आहट आई। भैया वापस आ गए थे। वो दबे पांव कमरे में दाखिल हो रहे थे, जैसे उन्हें डर हो कि मैं जाग न जाऊं। लेकिन मैं तो पहले से उनके पीछे खड़ी थी। वो मुझे देखकर डर गए। फिर मैं उनसे सब जानते हुए भी सवाल की कि वो रात को कहाँ गए थे, क्योंकि मैं उनके मुंह से सुनना चाहती थी। लेकिन उन्होंने फौरन बहाना बना दिया, कहा कि बाहर हवा खाने चला गया था। फिर कुछ देर बीच पर बैठा रहा, कुछ पुरानी बातें सोच रहा था। उनके मुंह से ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने कह दिया कि मैंने सब देख लिया है। मैं जानती हूँ वो रात को कहाँ थे और किसके साथ थे। तो वो थोड़ा घबरा तो गए, लेकिन शर्मिंदा नहीं हुए। उनकी आवाज में अब कंपी थी। फिर वो उल्टा सफाई देने लगे, कहने लगे तुम कुछ गलत समझ रही हो, ये सब मेरे काम का हिस्सा है। मैं जो करता हूँ वो मजबूरी है। ये फिरंगी लड़कियां अकेली आती है, उन्हें यहाँ के लोगों का साथ चाहिए होता है।
अगर हम उनकी हर जरूरत पूरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये उन्हें खुश रखने का हिस्सा है। ये सब बस प्रोफेशनल है। प्रशांत, तुम्हारे भैया की बात सुनकर उस पल मुझे लगा जैसे कोई जोर से मेरे सीने पर पत्थर रख गया हो। शादी मेरे लिए एक वचन था, एक बंधन, एक भरोसा, लेकिन तुम्हारे भैया के लिए वो सिर्फ एक जरूरत थी, जो अब शायद पूरी हो चुकी थी। फिर मैं उनसे बोली, अगर ये तुम्हारा काम है, तो फिर तुम्हारा घर क्या है? मैं कौन हूँ? क्या एक बीवी होने के नाते मेरा कोई अधिकार नहीं, कोई इज्जत नहीं? इस पर तुम्हारे भैया कुछ नहीं बोले। फिर उसके बाद हमारे बीच खूब झगड़ा हुआ। मैंने उन्हें कहा कि मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकती, जहां वफादारी सिर्फ एक पक्षीय हो। तो उन्होंने कहा, तुम गांव की लड़की हो, तुम्हें मुंबई की दुनिया समझ नहीं आएगी, तुम ड्रामा मत करो। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में एक टीस उठी। मैं अब वहां एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाहती थी। मैं अपना सारा सामान समेटी, बैग में रखा और वहां से निकल गई। प्रशांत, तुम्हारे भैया ने मुझे रोकने की भी कोशिश नहीं की। मैं एक टैक्सी ली और सीधे स्टेशन पहुंची और सुबह की पहली ट्रेन से अपने गांव लौट आई। मैंने पूछा, फिर भैया, उन्होंने आपको एक बार भी फोन किया? भाभी हंसी, एक थकी हुई, बुझी हुई हंसी। नहीं प्रशांत, उन्हें कोई अफसोस नहीं था। न फोन आया, न कोई खबर ली। शायद उनके लिए मैं सिर्फ एक फेज थी, जो अब बीत चुका था। भाभी चुप हो गई थी। छत पर अब सिर्फ भाभी की धीमी सांसें सुनाई दे रही थीं और मेरा दिल भारी होता जा रहा था। फिर भाभी बोली, मुझे ये सब किसी से कहने का मन कभी नहीं हुआ प्रशांत, लेकिन आज शायद पहली बार लगा कि कोई है जो मेरी बातें सुनना चाहता है, बिना जज किए, बिना सवाल किए। मैंने बहुत धीमे से उनके हाथ पर अपना हाथ रखा। मैं भाभी की आंखों में देख रहा था, वो आंखें जो बरसों से खामोश थीं, आज पहली बार बोल रही थी। उनमें आंसू नहीं थे अब, बस एक थकान थी, एक गहरी निराशा जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। मैंने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन फिर बंद कर लिए। क्या कहता, क्या जवाब था मेरे पास उनके टूटे भरोसे का, उस दर्द का जो उन्होंने अकेले सहा? मैंने बस उनका हाथ थामे रखा, वो हाथ जो कांप रहे थे, जिनमें अब भी अपने होने की कोई उम्मीद बाकी थी। मैं जानता था, मैं उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैं उनकी टूटी हुई जिंदगी को जोड़ नहीं सकता, उनके बीते साल वापस नहीं ला सकता, उनके घाव नहीं भर सकता। मैं बस उनके पास था, चुपचाप, बिना कुछ कहे। कभी कभी किसी के पास होना ही सबसे बड़ी सांत्वना होती है। भाभी की आंखें बंद थी, पर उनके चेहरे पर अब एक हल्की सी शांति थी, शायद इसलिए कि उन्होंने सब कह दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर अकेली ही करें। घर में सोई थी, धन्यवाद। मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे पति का जॉब नाइट का हो गया था। मैं अपने पति को याद कर रही थी। तभी मेरे ससुर जी मेरे सामने आकर खड़े हो गए। मैं उन्हें देखकर चौंक पड़ी। तभी मेरे ससुर धीरे धीरे, दोस्तों, मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोग के सपोर्ट से मेरी YouTube फैमिली 1000 हो चुकी है। दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और जल्दी से जल्दी 2000 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए। दोस्तों, मैं आपको एक से बढ़कर एक कहानी रोज लाते रहूंगी। दोस्तों, आगे की कहानी सुनाती हूँ। पर दोस्तों, अभी भी जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके मेरा सपोर्ट कर दीजिए। चलिए सुनाती हूँ आपको आज की इंटरेस्टिंग कहानी। सुहानी रात थी। चांद की रोशनी खिड़की से कमरे में आ रही थी। कमरे में मन प्रकाश फैला हुआ था। चारों ओर शांति थी, लेकिन उस शांति में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। दिव्या बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस एक अजीब सा ख्याल बार बार दिमाग में घूम रहा था। उसे अपने ससुर की बातों का
याद आ रहा था। तुम्हारा साथ पाकर मैं एक बार फिर से जिंदगी जीने लगा हूँ। ये शब्द बार बार उसकी सोच में गूंज रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह केवल एक सहज भाव था या इसके पीछे कोई गहरी भावना छुपी थी। वह जानती थी कि उसके ससुर एक आदर्शवादी इंसान थे, लेकिन उनका व्यवहार पिछले कुछ दिनों से कुछ बदला सा लग रहा था। कभी अचानक उसकी ओर देखना, कभी बिना वजह पास आकर बैठना। फिर एक दिन जब वह अकेली थी, उसके ससुर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, दिव्या, तुम मेरे जीवन की एक नई उम्मीद हो। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस वाक्य का क्या मतलब था। क्या यह केवल एक ससुर की अपनी बहू के प्रति स्नेह का इजहार था या फिर इसके पीछे कोई और भावना थी। दिव्या के मन में कई सवाल उठ रहे थे। वह जानती थी कि यह स्थिति बहुत ही नाजुक थी। एक तरफ वह अपने ससुर का आदर करती थी, दूसरी ओर वह अपने पति विक्रम को बहुत प्यार करती थी, जो अभी व्यापार के सिलसिले में बाहर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति को कैसे संभाले। वह सोच रही थी कि अगर वह विक्रम को यह सब बताएगी तो वह क्या सोचेगा। उस रात वह बहुत देर तक सो नहीं पाई। बार बार उसकी आंखों में वही सवाल थे। उसे लगा कि शायद वह कुछ ज्यादा ही सोच रही है, लेकिन उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। अगले दिन जब वह किचन में काम कर रही थी, उसके ससुर आकर उसके पास खड़े हो गए और धीरे से कहा, दिव्या, तुमने मेरे जीवन में फिर से रंग भर दिए हैं। दिव्या चौंक कर पीछे मुड़ी। उसने अपने ससुर की आंखों में कुछ अजीब सा देखा। वह कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन शब्द उसके होठों पर आकर रुक गए। दिव्या का मन अब और भी ज्यादा अशांत हो गया था। वह हर पल अपने ससुर की बातों को याद कर रही थी, सोच रही थी कि आखिर यह सब क्या है। क्या वह अपने ही मन में कुछ ज्यादा सोच रही है, या फिर उसके ससुर की नजरों में वाकई कुछ ऐसा था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। वह चाहती थी कि किसी से बात करे, परंतु वह जानती थी कि यह इतना आसान नहीं था। वह अपनी माँ से भी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके घर वाले इसे कभी नहीं समझ पाएंगे। अगले दिन सुबह जब वह नाश्ता बना रही थी, उसके ससुर फिर से किचन में आ गए। उन्होंने कहा, दिव्या, तुम्हारी हाथों की बनी चाय पीने का मन कर रहा है। दिव्या ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, जी पापा, अभी लाती हूँ। लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने चाय बनाई और उनके सामने रख दी। जब वह जाने लगी तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, दिव्या, तुम्हें पता है, तुम्हारी मुस्कान में एक अजीब सी कशिश है जो मुझे जीने की उम्मीद देती है। दिव्या का चेहरा लाल हो गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे। वह कुछ पल चुप रही, फिर धीमे से कहा, पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसके ससुर ने हल्के से हंसते हुए कहा, दिव्या, जीवन में कई बार हमें अपने से जुड़ी भावनाओं का एहसास देर से होता है, और जब होता है तब हमें समझ में आता है कि जीवन में कुछ रिश्ते समय से परे होते हैं। यह सुनकर दिव्या की धड़कनें तेज हो गईं। उसे लग रहा था कि उसके ससुर उसके साथ किसी तरह का संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने खुद को संभालते हुए कहा, पापा, आप मेरी सासू माँ को बहुत याद करते हैं ना। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ दिव्या, लेकिन अब तुम मेरे जीवन में वह खालीपन भर रही हो। दिव्या अब खुद को रोक नहीं पाई। उसने धीरे से कहा, पापा, मैं आपकी बहू हूँ और मेरा फर्ज है कि मैं अपने परिवार का ख्याल रखूं। लेकिन वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। उसके ससुर ने बीच में ही कहा, दिव्या, मैं जानता हूँ, लेकिन तुमसे बात करके दिल को बहुत सुकून मिलता है। दिव्या वहां से निकल आई। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे संभाले। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने सोचा कि विक्रम को फोन कर सब कुछ बता दे, लेकिन फिर उसे लगा कि कहीं वह गलत तो नहीं कर रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जानती थी कि वह एक ऐसी उलझन में फंस गई है जहां कोई सही रास्ता नहीं दिख रहा। वह सोच रही थी कि क्या करे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसके ससुर दरवाजे के बाहर खड़े थे। उन्होंने कहा, दिव्या, क्या तुम मुझसे नाराज हो। दिव्या ने धीरे से दरवाजा खोला और कहा, नहीं पापा, बस थोड़ा परेशान हूँ। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम बहुत समझदार हो दिव्या,
मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे समझ पाओगी। वह मुड़ी और अपने कमरे में चली गई। वह सोच रही थी कि अब आगे क्या होगा। वह अपने जीवन में इस अजीब मोड़ पर खड़ी थी, जहां उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसके दिल में एक तूफान था, लेकिन वह जानती थी कि उसे खुद को संभालना होगा। दिव्या अब पूरी तरह से उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति से कैसे निपटे। उसने तय किया कि वह अपने ससुर से दूरी बनाएगी, लेकिन यह करना इतना आसान नहीं था। घर में रहते हुए हर दिन, हर पल उनसे सामना होता था। अगले दिन जब वह काम कर रही थी, उसके ससुर ने उसे बुलाया। दिव्या, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। दिव्या का दिल धड़कने लगा। वह चाहती थी कि यह सब खत्म हो जाए, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, जी पापा, कहिए। उसके ससुर ने धीरे से कहा, दिव्या, मुझे लगता है कि तुम कुछ परेशान हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे कारण कोई परेशानी हो। दिव्या ने कहा, पापा, मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। लेकिन उसके ससुर ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और बोले, देखो दिव्या, तुम मेरी बहू हो और मैं तुम्हारा ससुर हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर सकते। दिव्या ने उनकी बात का जवाब देने की बजाय खुद को काम में व्यस्त कर लिया। लेकिन उसके ससुर उसके करीब आ गए और धीमी आवाज में कहा, दिव्या, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में या चल रहा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे गलत मत समझो। मैं तुमसे सिर्फ बात करना चाहता हूँ। दिव्या ने नजरें झुका लीं। उसके ससुर ने कहा, देखो दिव्या, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन जब से तुम इस घर में आई हो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन बदल गया है। तुम मुझे समझती हो, मेरा ख्याल रखती हो, और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने। दिव्या ने उनकी बात सुनकर कहा, पापा, मैं आपकी बहू हूँ और मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने परिवार का ख्याल रखूं। लेकिन उसकी आवाज कांपने लगी। लेकिन हम दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं हो सकता जो इन मर्यादाओं से परे हो। उसके ससुर ने एक गहरी सांस ली और कहा, दिव्या, मुझे पता है कि यह आसान नहीं है, लेकिन मैंने अपने जीवन में बहुत अकेलापन सहा है, और अब जब तुम मेरे पास हो, मैं खुद को खुश महसूस करता हूँ। दिव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि वह विक्रम को सब कुछ बता देगी, लेकिन वह जानती थी कि यह इतना आसान नहीं था। अगर उसने विक्रम को बताया, तो परिवार में एक बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है। दिव्या ने खुद को संभालते हुए कहा, पापा, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ, लेकिन हमें कुछ सीमाओं का पालन करना होगा, ताकि परिवार में कोई गलतफहमी न हो। उसके ससुर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है दिव्या, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे गलत मत समझो। दिव्या ने सिर हिलाया और वहां से चली गई। वह सोच रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। अगले कुछ दिनों तक वह अपने ससुर से दूरी बनाए रखी, लेकिन उसके ससुर ने उसे कई बार पास बुलाने की कोशिश की। वह हर बार एक बहाना बनाकर टाल देती थी। लेकिन एक दिन जब वह अपने कमरे में अकेली थी, उसके ससुर उसके कमरे में आ गए। दिव्या चौंक गई। उसने कहा, पापा, आप यहाँ क्यों आए? उसके ससुर ने कहा, दिव्या, मैं तुमसे एक आखिरी बार बात करना चाहता हूँ। दिव्या ने कहा, पापा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन उसके ससुर ने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, दिव्या, मेरी बात सुनो। दिव्या ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके ससुर ने उसे जोर से पकड़ लिया। दिव्या घबरा गई। उसने अपने ससुर को धक्का दिया और भागकर बाहर चली गई। वह सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसने फैसला किया कि अब वह और चुप नहीं रहेगी। वह विक्रम को सब कुछ बता देगी, चाहे उसके बाद जो भी हो। वह फोन उठाकर विक्रम का नंबर मिलाने लगी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और फोन मिलाया। विक्रम ने फोन उठाया। हेलो दिव्या, सब ठीक है? दिव्या की आवाज कांप रही थी। उसने कहा, विक्रम, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। विक्रम ने चिंता से कहा, क्या हुआ दिव्या? दिव्या ने कहा, विक्रम, यह बात फोन पर नहीं हो सकती। तुम घर जल्दी आ सकते हो? विक्रम ने कहा,
ठीक है, मैं ऑफिस से निकलता हूँ। तुम चिंता मत करो। दिव्या ने फोन रखा और गहरी सांस ली। वह जानती थी कि अब यह एक नई शुरुआत होगी, एक ऐसा फैसला जो उसके पूरे जीवन को बदल सकता है। विक्रम के घर लौटने का इंतजार करते हुए दिव्या ने मन ही मन खुद को तैयार किया। चाहे जो भी हो, अब वह सच्चाई का सामना करेगी। वह सोच रही थी कि क्या विक्रम उसकी बात समझेगा, या फिर यह खुलासा उनके रिश्ते में एक और तूफान खड़ा कर देगा। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और उसी बीच विक्रम की गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने दरवाजा खोला और देखा विक्रम तेजी से उसकी ओर आ रहा था। विक्रम अंदर आया और दिव्या की घबराहट भरी आंखों को देखकर तुरंत समझ गया कि मामला गंभीर है। उसने कहा, दिव्या, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? दिव्या ने गहरी सांस ली और कहा, विक्रम, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, यह बहुत जरूरी है। विक्रम ने उसकी बात सुनकर उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में चिंता और प्यार दोनों थे। हाँ, दिव्या, बताओ, क्या बात है? दिव्या ने खुद को थोड़ा संयत किया और बोली, विक्रम, पिछले कुछ समय से मैं बहुत परेशान हूँ और इसका कारण तुम्हारे पापा है। विक्रम ने चौंक कर कहा, मेरे पापा? ऐसा क्या किया उन्होंने? दिव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, वो मेरे साथ अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मुझे डर लग रहा है। विक्रम की आंखें सख्त हो गईं। उसने कहा, दिव्या, साफ साफ बताओ, पापा ने ऐसा क्या किया है? दिव्या ने खुद को संभाला और सब कुछ विस्तार से बताया। वह रो पड़ी और बोली, मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। तुमसे यह सब कहना भी बहुत मुश्किल था। विक्रम ने गुस्से से भरे स्वर में कहा, यह सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? दिव्या ने कहा, मैं डर गई थी। मुझे लगा कि परिवार में कोई विवाद न खड़ा हो जाए। विक्रम ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में गुस्सा और दुहख दोनों थे। दिव्या, तुमने सही किया कि मुझे बताया। मैं इसे सहन नहीं करूंगा। मैं अभी पापा से बात करूंगा। वह तुरंत अपने पापा के कमरे की ओर बढ़ा। दिव्या पीछे से उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। विक्रम, रुक जाओ, प्लीज शांत रहो। लेकिन विक्रम का गुस्सा अब चरम पर था। वह अपने पापा के कमरे में दाखिल हुआ और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा, पापा, मुझे आपसे बात करनी है, अभी। उसके पापा ने उठते हुए कहा, क्या हुआ बेटा? विक्रम ने कड़े स्वर में कहा, आपने दिव्या के साथ जो किया वह मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसके पापा ने थोड़ी घबराहट में कहा, विक्रम, तुम क्या कह रहे हो? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। विक्रम ने गुस्से में कहा, दिव्या झूठ नहीं बोल रही है। पापा, आपने उसे असहज महसूस कराया और यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। उसके पापा ने बचाव में कहा, विक्रम, मैं सिर्फ उसे समझाना चाहता था। उसे अकेला महसूस हो रहा था। मैंने कुछ गलत नहीं किया। विक्रम ने गुस्से में कहा, यह सब कहना आसान है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप क्या कर रहे थे। अगर आपने फिर से ऐसा किया तो मैं यह घर छोड़ दूंगा। उसके पापा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उन्हें रोकते हुए कहा, पापा, आपसे सिर्फ एक अनुरोध है, दिव्या से दूर रहें। दिव्या ने दरवाजे के पास खड़े होकर सब कुछ सुना। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक राहत भी थी कि विक्रम ने उसका साथ दिया। उसने सोचा कि अब शायद चीजें सुधर जाएंगी, लेकिन वह जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। विक्रम अपने पापा के कमरे से बाहर आया और दिव्या के पास आकर उसे गले से लगा लिया। दिव्या, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ में अकेला छोड़ दिया। दिव्या ने उसके गले लगते हुए कहा, नहीं विक्रम, तुम्हारे साथ होने से मुझे अब कोई डर नहीं। विक्रम ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ दिव्या, और अब हम दोनों मिलकर इस समस्या का सामना करेंगे। दिव्या ने सिर हिलाया। उसे महसूस हुआ कि प्यार और सच्चाई के बल पर वे दोनों किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। लेकिन क्या यह अंत था, या कहानी में अभी भी कुछ अनकही बातें बाकी थीं? आगे के दिनों में विक्रम और दिव्या ने अपने रिश्ते को और मजबूत किया, लेकिन घर का माहौल तनावपूर्ण रहा। विक्रम के पापा ने खुद को घर के बाकी लोगों से अलग कर लिया था।
दिव्या को समझ में आ रहा था कि एक संघर्ष ने अभी एक नया मोड़ लिया है और उसे अभी और संघर्ष करना होगा। आखिरकार उसने सोचा, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अब भी बहुत कुछ बाकी है। शायद समय के साथ हर घाव भर जाए और प्यार की जीत हो। अगले कुछ दिनों तक घर में एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहा। विक्रम के पापा का व्यवहार भी बदल चुका था। वे अधिकतर समय अपने कमरे में बंद रहते और परिवार के किसी भी सदस्य से बात नहीं करते थे। विक्रम और दिव्या को भी समझ नहीं आ रहा था कि वे इस स्थिति को कैसे संभालें। दिव्या ने कई बार कोशिश की कि वह विक्रम के पापा से बात करे, लेकिन हर बार उन्होंने उसे टाल दिया। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने दरवाजे को थोड़ा सा धक्का दिया और देखा कि वे अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनकी आंखों में गहरा अवसाद और अकेलापन साफ झलक रहा था। दिव्या ने धीरे से कहा, पापा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उनके पापा ने बिना उसकी ओर देखे कहा, हाँ, आ जाओ। दिव्या ने धीमे कदमों से अंदर जाकर कहा, पापा, मुझे आपसे बात करनी है। उन्होंने उसकी ओर देखा। उनकी आंखें थकी हुई लग रही थी। उन्होंने कहा, कहिए, दिव्या। दिव्या ने अपनी आवाज को नरम रखते हुए कहा, पापा, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मेरी इच्छा सिर्फ यही है कि इस घर का माहौल पहले जैसा खुशहाल हो जाए। उनके पापा ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, दिव्या, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही है। मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ। मुझसे कोई बात मत करो। दिव्या ने हार न मानते हुए कहा, पापा, आप मुझसे या विक्रम से नाराज होकर खुद को और हमें दुखी कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि शायद मैंने आपको गलत समझा होगा, लेकिन हम सभी परिवार हैं और हमें साथ रहना चाहिए। उनके पापा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, मैंने कभी नहीं चाहा कि घर में इस तरह का तनाव हो, लेकिन मेरी भी कुछ भावनाएं हैं जिन्हें शायद कोई नहीं समझता। दिव्या ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, पापा, हम आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप भी हमें समझिए। मैं चाहती हूँ कि हम फिर से एक परिवार की तरह साथ रहें। उनके पापा की आंखों में कुछ नरमी आई। उन्होंने कहा, दिव्या, शायद तुम ठीक कह रही हो। मुझे भी शायद गलती का एहसास हुआ है। पर दिव्या ने तुरंत कहा, पापा, गलती किससे नहीं होती? हम सब इंसान हैं। हमें माफ करना और एक दूसरे को समझना आना चाहिए। उनके पापा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, शायद मैंने तुम्हें गलत समझा और खुद को भी। दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, अगर आप चाहें तो सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। हम सब फिर से खुश रह सकते हैं। उन्होंने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम सही कह रही हो, दिव्या। मैं कोशिश करूंगा। दिव्या ने खुशी खुशी कहा, धन्यवाद, पापा। मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद से विक्रम के पापा का व्यवहार बदलने लगा। उन्होंने दिव्या से बात करने की कोशिश की और विक्रम से भी अपने रिश्ते को सुधारने का प्रयास किया। धीरे धीरे घर का माहौल फिर से सामान्य होने लगा, लेकिन एक चीज अभी भी बाकी थी, जो दिव्या के दिल में खटक रही थी। वह जानना चाहती थी कि इस सब के पीछे असली कारण क्या था। एक दिन उसने विक्रम से कहा, विक्रम, क्या तुमने कभी सोचा है कि पापा का ऐसा व्यवहार क्यों था? विक्रम ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, दिव्या, मैं भी सोचता हूँ, लेकिन मैंने कभी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं की। दिव्या ने कहा, शायद हमें उनसे बात करनी चाहिए, उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। विक्रम ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, हम कोशिश करेंगे, लेकिन शायद हमें थोड़ा समय देना चाहिए। दिव्या ने कहा, ठीक है, लेकिन हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। हमें उनके पास रहना होगा। विक्रम ने उसकी बात मान ली। वे दोनों मिलकर अब एक नई शुरुआत करने की तैयारी में थे, लेकिन उन्हें पता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी। इस बीच दिव्या ने महसूस किया कि उसे अपनी सास से भी बात करनी चाहिए, ताकि घर में सब कुछ सामान्य हो सके। दिव्या ने अपनी सास के कमरे की ओर कदम बढ़ाए। उसकी सास अक्सर अपने कमरे में अकेली रहती थी। उनके चेहरे पर उदासी की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। दिव्या जानती थी कि उन्हें समझने के लिए उसे उनके करीब जाना होगा। उसने दरवाजा खटखटाया। सास ने धीरे से कहा, कौन है? दिव्या ने जवाब दिया, मैं हूँ, माँ।
सास ने दरवाजा खोला और दिव्या को देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, आओ बेटी, अंदर आओ। दिव्या ने कमरे में दाखिल होते ही महसूस किया कि कमरे का माहौल बोझिल था। दीवारों पर उनकी पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें वह अपने पति के साथ मुस्कुराते हुए खड़ी थी। दिव्या ने उन तस्वीरों की ओर इशारा करते हुए कहा, माँ, आप इन तस्वीरों में कितनी खुश लग रही हैं। सास की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, वो समय अलग था दिव्या, तब सब कुछ ठीक था, सब खुश थे। दिव्या ने उनके पास बैठते हुए कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि कुछ चीजें बदल जाती हैं, लेकिन क्या हम उन खुशियों को वापस नहीं ला सकते? सास ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दिव्या, मैं हमेशा से चाहती थी कि इस घर में सब खुश रहें, लेकिन कभी कभी हालात हमारे काबू में नहीं होते। दिव्या ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, माँ, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो शायद हम इन हालात को बदल सकते हैं। पापा भी अब बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सास ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं जानती हूँ बेटी, पर मेरे दिल में एक डर है जो मुझे चैन से जीने नहीं देता। दिव्या ने धीरे से पूछा, कैसा डर माँ? सास ने अपनी आवाज में दर्द को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे डर है कि अगर मैंने फिर से सब पर भरोसा किया और फिर से वही सब दोहराया गया तो शायद मैं टूट जाऊंगी। दिव्या ने उनका हाथ थामते हुए कहा, माँ, आप अकेली नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं और हम सब मिलकर इस डर को दूर करेंगे। सास की आंखों में थोड़ी सी उम्मीद की चमक आई। उन्होंने कहा, अगर तुम कहती हो तो मैं भी कोशिश करूंगी। दिव्या ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। माँ, उस दिन के बाद से दिव्या ने अपनी सास के साथ समय बिताना शुरू किया, उन्हें हंसाने की कोशिश की, उनके साथ रसोई में खाना बनाया और धीरे धीरे उनका मन बदलने लगा। विक्रम ने भी अपने पिता के साथ अपने रिश्ते को सुधारने का प्रयास किया। वह अक्सर उनके साथ बैठता, उनके अनुभवों को सुनता और उन्हें समझने की कोशिश करता। धीरे धीरे परिवार के बीच की दूरियां कम होने लगी। घर का माहौल फिर से खुशनुमा होने लगा। एक दिन जब पूरा परिवार साथ बैठा था, दिव्या ने हिम्मत जुटाकर कहा, पापा, माँ, क्या हम एक बार फिर से उस पुराने मंदिर चलें जहां हम सबने पहली बार साथ में पूजा की थी? विक्रम के पापा ने चौंकते हुए कहा, तुम्हें वो याद है? दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पापा, वो हमारी पहली पूजा थी जिसमें हम सब साथ थे और वो दिन बहुत खास था। सभी ने इस विचार पर सहमति जताई। वे सब मिलकर मंदिर जाने की तैयारी करने लगे। मंदिर पहुंचने पर पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। सभी ने मिलकर पूजा की और एक नई शुरुआत की कामना की। मंदिर के बाहर निकलते वक्त विक्रम के पापा ने दिव्या से कहा, दिव्या, मुझे आज समझ में आया कि तुम इस घर की असली शक्ति हो। तुमने हम सबको फिर से जोड़ दिया। दिव्या ने नम्रता से कहा, पापा, परिवार की खुशियों के लिए कुछ भी करना मेरा सौभाग्य है। उस दिन के बाद से घर में सब कुछ बदल गया। विक्रम और दिव्या का रिश्ता और भी गहरा हो गया और परिवार के बीच की सभी कड़वाहटें मिठास में बदल गईं।